नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिलेख को लेकर बात करेंगे। यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में राजस्थान इतिहास का कुछ सिलेबस लगता हो तो आपको अभिलेखों से एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? अभिलेख। बात करें पहले अभिलेख के बारे में, तो पहला अभिलेख आपको ध्यान रखना होगा बडली का अभिलेख। क्या नाम है? बडली का अभिलेख। आज बडली के अभिलेख के बारे में हम देखेंगे कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो बडली का अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह बिलौत माता का मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? बडली अजमेर में। यह कहाँ से, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिलौत माता मंदिर में जो कि कहाँ पर स्थित है? बडली अजमेर में। तो आपको ध्यान रखना होगा बडली का अभिलेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। और इस बडली के अभिलेख की लिपि क्या है? इस लिपि को लेकर भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। समय को लेकर दो तिथियां देखने को मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है इसका समय 443 ईसा पूर्व और इसका दूसरा समय मिलता है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो यानी इन दोनों डेट को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है। तो यह डेट आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपसे यह पूछा जाता है कि यह बडली का अभिलेख कहाँ पर है और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है और यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बडली का अभिलेख है जो बिलौत माता के मंदिर बडली अजमेर से प्राप्त हुआ है और इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। और यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, तो आपको आंसर देना होगा बडली का अभिलेख। और इस बडली के अभिलेख से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं कि पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? कोंकण तीर्थ। पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? कोंकण तीर्थ। वहीं दूसरी हमें इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि अजमेर व चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में जैन धर्म का प्रसार था। यह दोनों जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती हैं? बडली के अभिलेख से। तो साथियों, हमने बात की बडली के अभिलेख के बारे में। अब दूसरे महत्वपूर्ण अभिलेख को लेकर बात करते हैं। दूसरे अभिलेख का नाम है बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख से लेकर भी हमसे कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो साथियों, जो आपको हाईलाइट दिख रहा है इसको आप भी नोट्स अगर बना रहे हो तो आपको साथ ही साथ हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मैंने अपने नोट्स में, यह हाईलाइट कहीं ना कहीं परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो बात करते हैं बिजौलिया अभिलेख। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा से। और कब मिला? 1170 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बिजौलिया अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रचयिता में आपको ध्यान रखना है गुणभद्र। यानी भीलवाड़ा से मिला है 1170 ईस्वी में। इसके रचयिता का नाम ध्यान रखना है गुणभद्र। और इस बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। यानी आपको ध्यान रखना होगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, तो आपको ध्यान रखना होगा बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। और इसी बिजौलिया अभिलेख के अनुसार दूसरा आपको ध्यान रखना होगा, इसमें उल्लेख मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। यानी बिजौलिया अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिल गए कि बिजौलिया अभिलेख कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। और चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बिजौलिया अभिलेख में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वासुदेव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बिजौलिया अभिलेख में। बात करें नेक्स्ट, इस अभिलेख से कुछ नगरों के प्राचीन नाम प्राप्त हुए हैं। यानी बिजौलिया अभिलेख से कुछ नगरों के प्राचीन नाम प्राप्त हुए हैं। जैसे दिल्ली का पुराना नाम मिला है दिल्ली का, सांबर का साकंबरी, जालौर का जवालीपुर, भीनमाल का श्रीमाल। तो इन सभी चारों जगहों के आपको प्राचीन नाम ध्यान रखने होंगे। जालौर का प्राचीन नाम पूछा जा चुका है जवालीपुर। तो हमने बात की बिजौलिया अभिलेख को लेकर। अब अगले अभिलेख को लेकर बात करते हैं नानसा का अभिलेख। तो नानसा का अभिलेख आपको ध्यान रखना है, लोकेशन इसकी भीलवाड़ा। कब मिला? 225 ईसा पूर्व में। और इस नानसा का अभिलेख की भाषा कैसी थी? तो इसकी भाषा थी संस्कृत। और इसके अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई?
कि सोम के द्वारा, किसके द्वारा, सोम के द्वारा। और नानसा का अभिलेख है, यह तालाब के बीचों बीच एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसे केवल गर्मियों के दिनों में पढ़ा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभिलेख जो केवल गर्मियों के दिनों में पढ़ा जा सकता है, तो आपको आंसर देना होगा नानसा का अभिलेख, जो कि कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई, सोम के द्वारा। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख के बारे में। तो नेक्स्ट अभिलेख का नाम है चीखे का अभिलेख। कौन सा है, चीखे का अभिलेख। चीखे का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। डेट ध्यान रखनी होगी 1273 ईस्वी। और इस चीखे के अभिलेख से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो हमें इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी कहाँ से मिलती है, चीखे के अभिलेख से। और इसी चीखे के अभिलेख से 19वीं सदी के राजस्थान की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। यानी इसी चीखे के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कब की, 19वीं सदी के राजस्थान की, कि राजस्थान की क्या स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व आर्थिक व धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी। तो हमने बात की चीखे के अभिलेख के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख को लेकर। नेक्स्ट अभिलेख में आपको ध्यान रखना होगा कौन सा अभिलेख, नगरी व घोसुंडी का अभिलेख। ये कहाँ से मिला, चित्तौड़। कब, 200 से 150 ईसा पूर्व के मध्य। इन्हें राजस्थान का जुड़वा अभिलेख कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जुड़वा अभिलेख किसे कहते हैं, तो नगरी व घोसुंडी के अभिलेख को कहते हैं जुड़वा अभिलेख। और इन अभिलेखों से अश्वमेध यज्ञों की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी किसकी जानकारी प्राप्त हुई है, अश्वमेध यज्ञों की जानकारी कौन से अभिलेखों से प्राप्त हुई है, तो नगरी व घोसुंडी के अभिलेख से। और वर्तमान में यह अभिलेख कहाँ पर स्थित रखे हुए हैं, उदयपुर संग्रहालय में रखे हुए हैं। थोड़ा बात करते हैं घोसुंडी अभिलेख को लेकर। स्पेशल घोसुंडी अभिलेख से लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इसकी लिपि क्या थी। तो इस घोसुंडी अभिलेख की लिपि थी ब्राह्मी। और यह कहाँ से मिला, चित्तौड़ से, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी, चित्तौड़। लिपि कौन सी थी, घोसुंडी अभिलेख की ब्राह्मी। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कौन सा, घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है कौन सा, घोसुंडी अभिलेख। तो यह घोसुंडी अभिलेख से लेकर 4 प्रश्न पूछे गए थे, चारों के चारों मैंने हाईलाइट कर रखे, आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख को लेकर, मानमौरी का अभिलेख। मानमौरी का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। डेट ध्यान रखनी होगी 713 ईस्वी में। और इस मानमौरी के अभिलेख से क्या होता है, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। यानी जो मानमौरी के अभिलेख से हमें क्या है, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। किससे, मानमौरी के अभिलेख से। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि कर्नल जेम्स टॉड को यह अभिलेख स्तंभ के रूप में मानसरोवर झील के पास मिला। इंग्लैंड जाते समय टॉड ने इसे समुद्र में फेंकवा दिया। यानी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कौन से अभिलेख को समुद्र में फेंकवा दिया गया, तो आपको आंसर देना होगा मानमौरी का अभिलेख। कौन सा, मानमौरी का अभिलेख, जिससे हमें कहाँ की जानकारी मिलती है, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख को लेकर। नेक्स्ट अभिलेख का नाम आपको ध्यान रखना है, सामोली का अभिलेख। सामोली का अभिलेख उदयपुर में स्थित है। इसकी डेट ध्यान रखनी होगी 640 ईस्वी। और इस सामोली के अभिलेख के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि गुहिल वंश के शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से, सामोली के अभिलेख से। बात करें नेक्स्ट अभिलेख के बारे में, तो नेक्स्ट अभिलेख के नाम आपको ध्यान रखना होगा, शृंग ऋषि का अभिलेख। कहाँ से मिला, उदयपुर से। यह एकलिंग जी के मंदिर के पास स्थित है। और तो आपको ध्यान रखना होगा एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसी मंदिर के पास कौन सा अभिलेख लगा हुआ है, शृंग ऋषि का अभिलेख। डेट 1428 ईस्वी। और इस अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मुगल के समय बांकी विलास योगेश्वर के द्वारा करवाया गया। तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बांकी विलास योगेश्वर ने। और इस अभिलेख से आदिवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से, शृंग ऋषि का अभिलेख, जो कि एकलिंग जी के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ है। इसकी लोकेशन को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख, घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। घटियाला अभिलेख कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। डेट ध्यान रखनी होगी 861 ईस्वी में। यह शिलालेख 4 लेखों के समूहों में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह अभिलेख जैन मंदिर में स्थित है।
इसे माता की साल कहा जाता है। यानी घाटियाला अभिलेख है तो 4 लेखों के एक समूह में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण मिला है और यह अभिलेख जैन मंदिर में स्थित है, यानी जैन मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है। और इसे क्या कहते हैं, इसे माता की साल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, घाटियाला अभिलेख को, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, जोधपुर से। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि घाटियाला अभिलेख से 4-5 प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से, कि इसके कहाँ से लोकेशन, जोधपुर। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख, प्रश्न पूछा गया था कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख, तो आपको आंसर देना है घाटियाला अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख के बारे में आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा, घाटियाला अभिलेख। और इसी घाटियाला शिलालेख में प्रत्यार वंश के शासक कुक का वर्णन मिलता है। यानी यह एक तो मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी देता है और जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करता है तथा प्रत्यार वंश के शासक कुक का वर्णन करता है। कौन सा अभिलेख, घाटियाला अभिलेख। तो हमने 9 अभिलेख कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट अभिलेख देखा है घाटियाला अभिलेख। बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख को लेकर। तो साथियों यहाँ पर वन लाइनर यानी अभिलेखों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण लाइनें हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट, राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली, सारंगपाली से। आपको ध्यान रखना होगा कि राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा मिली कहाँ से, सारंगपाली से। नेक्स्ट, मेवाड़ के भर्तरी द्वितीय नामक शासक का उल्लेख है, तो आदिवरा के अभिलेख में। कहाँ पर उल्लेख है इसका, आदिवरा के अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य वंश के शासक धवल का उल्लेख मिलता है, तो यह कहाँ से मिलता है, कड़सवा का अभिलेख, कोटा। तो आपको ध्यान रखना होगा कड़सवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोटा से। बरनला का अभिलेख वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से होती है, अपराजित अभिलेख से। मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलती है, अपराजित अभिलेख से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि भरतपुर के शासक बलवंत सिंह ने इस्लाम धर्म को आश्रय दिया तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, यह जानकारी मिलती है। तो यह हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जामा मस्जिद अभिलेख से, जो कि कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि चाटसू अभिलेख का रचनाकार कौन था, भानु। चाटसू अभिलेख का रचनाकार भानु था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, हरित ऋषि द्वारा नादता उदयपुर में घोर तपस्या की गई, यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अचलेश्वर लेख सिरोही से। तो अचलेश्वर लेख हमें से कहाँ से मिला है, सिरोही से। अचलेश्वर लेख कब मिला है, 1285 ईस्वी में। हाईलाइट कर रखे हैं, तो इसका मतलब तीनों प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि अभिलेखों से और अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जो भी मैंने यहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग किया गया है, तो यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का उल्लेख मिलता है कहाँ पर, हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो कि डेट का ध्यान रखनी होगी 975 ईस्वी। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना होगा नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग वागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, तो चौकली ताम्रपत्र से। चौकली ताम्रपत्र की डेट आपको ध्यान रखनी होगी 1483 ईस्वी। उसके बाद दिलवाड़ा शिलालेख से भी कोई प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो प्रश्न पूछा गया था गंगाधर पाषाण अभिलेख की डेट विक्रम संवत 480, ध्यान रखना होगा। बड़वा यूप अभिलेख की डेट ध्यान रखनी होगी विक्रम संवत 195। मंडोर अभिलेख की डेट ध्यान रखनी होगी विक्रम संवत 894। इसी प्रकार हर्षनाथ मंदिर अभिलेख की डेट भी यहाँ पर पूछी गई थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखना होगा कि रसिया की छत्री अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, किसका नाम उत्कीर्ण है, नरवर्मा गोयल का। रसिया की छत्री अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, किसका, नरवर्मा गोयल का। साथ ही यहाँ पर जो भी मैंने ये हाइलाइटर का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक व नारायण किसे कहा गया है, तो ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक कहा गया है नागभट्ट को, तथा नारायण भी किसे कहा गया है, गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट्ट को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि कुम्मा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख,
प्राप्त होता है। कहाँ से? ग्राम बरदाड़ा से। कहाँ से? ग्राम बरदाड़ा से। इसका डेट ध्यान रखना होगा। कुंभा के समय का प्राचीनतम अभिलेख विक्रम संवत 1490 में। प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट आपसे कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। यानी राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। तो यह कौन सा ताम्रपत्र था? पूर्व ताम्रपत्र। तो साथियों हमने यहाँ पर मोटा मोटा पूरा अभिलेख टॉपिक को रिवीजन किया है और इस टॉपिक से जो भी आज तक विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाने का प्रयास किया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ से एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और साथियों यह नोट्स फॉर्मेट में क्लास है। आप चाहें तो इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हो और आपको कंप्लीट राजस्थान का इतिहास करवाने का प्रयास करूँगा। आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी इन शॉर्ट क्लास से 80% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आपकी परीक्षा में अगर राजस्थान इतिहास के 10 प्रश्न आए तो 7 से 8 प्रश्न आने की पक्की गारंटी मैं देता हूं। हो सकता है साथ ही 10 में से 10 आ जाए, ऐसा होता रहा है कई एग्जाम से, लेकिन मैं 8 प्रश्न आने की गारंटी तो दे ही सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।